नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रेसिव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे सितंबर माह के प्रतियोगिता दर्पण को। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन जो है उद्योग व्यापार एवं बैंकिंग सचेतता से। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो इसी में हम देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो अद्यतन उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा। तो भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार देश रहा वो है चाइना 2023-24 में। अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत व रूस के बीच द्विपक्षीय वस्तुगत व्यापार $65 अरब का रहा। इसमें भारत से रूस को निर्यात लगभग कितने अरब डॉलर के हुए थे। तो रशिया को जो निर्यात हुआ था वो मात्र $4 अरब का हुआ था। भारत और रशिया के बीच जो व्यापार है वो $65 अरब का हुआ, जिसमें रशिया को जो निर्यात हुआ वो $4 अरब का हुआ। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में निम्नलिखित में से किसके निर्यात में पूर्व वर्ष की समान अवधि की तुलना में धनात्मक वृद्धि प्राप्त हुई है। तो यह धनात्मक वृद्धि प्राप्त हुई है 1 और 2 दोनों में, वस्तुगत निर्यात में और सेवा के निर्यात में। ठीक है, अगला देखते हैं। कर्मचारी प्रोविडेंट फंड जमाओं पर 24-25 के लिए कितने प्रतिशत ब्याज के लिए अनुमोदन वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2024 में प्रदान किया है। तो वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2024 में ईपीएफ जमाओं पर जो प्रतिशत ब्याज के लिए अनुमोदन प्रदान किया है वो है 8.25%। 8.25%। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक पद हेतु नियुक्ति जुलाई 2024 में प्रदान किया गया। तो ये जुलाई 2024 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक हेतु नियुक्ति किया गया है नवीन चंद्र झा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतकाल में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितनी प्राथमिकताओं की घोषणा 2024-25 के केंद्रीय बजट में की गई है। तो ऐसे 9 प्राथमिकताओं की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई है। तरुण श्रेणी के मुद्रा ऋणों की सीमा को 10 लाख रुपए के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा 2024-25 में किया गया है। तो यह है 20 लाख रुपया। तो तरुण श्रेणी का जो मुद्रा ऋण है उसकी सीमा जो पहले 10 लाख रुपए थी उसे अब बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 24-25 में सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से कितनी राशि जुटाने का सरकार का लक्ष्य है। तो सरकार का लक्ष्य है विनिवेश से राशि जुटाने का 50,000 करोड़ का। अगला देखते हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान संदर्भित वर्ष बजट में किया गया है। तो 24-25 में जो है राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का, जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो यह है 4.9%। कितना, 4.9%। आर्थिक समीक्षा में जो आया था, जो पिछले वर्ष का जो राजकोषीय घाटा रहा था जीडीपी का कितना था, 5.6%। अगला जो है 4.9% रहने का अनुमान है। केंद्रीय बजट सर्वाधिक बार प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो यह है मोरारजी देसाई के नाम। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 23-24 में देश में धान के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा रहा। धान के उत्पादन में अग्रणी राज्य रहा तेलंगाना। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 23-24 में देश में धान के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन रहा। तो यह है तेलंगाना। देश में कपास के उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है। तो कपास के उत्पादन में पहला राज्य गुजरात का है। पहला स्थान गुजरात का है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत के कुल वस्तुगत निर्यातों में सर्वाधिक मूल्य अनुसार किस श्रेणी का उत्पाद है। तो वस्तुगत निर्यात में जो किस श्रेणी का उत्पाद अधिक है तो वो है उपभोक्ता उत्पाद। उपभोक्ता उत्पाद जो है वस्तुगत निर्यात में सर्वाधिक होता है। अगला देखते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। वैश्विक जनसंख्या पर संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस वर्ष भारत की जनसंख्या अपने सर्वोच्च स्तर पर होगी। किस वर्ष सर्वोच्च स्तर पर होगी। 2062 में। 2062 में भारत की जनसंख्या अपने सर्वोच्च स्तर पर होगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के उपयुक्त रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान किस वर्ष विश्व में तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। जो पाकिस्तान है वो तीसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश बन जाएगा 2054 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जुलाई 2024 के ताज़ा पूर्वानुमानों में भारत में 24-25 में विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो विकास दर 7% रहने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जुलाई 2024 के ताज़ा पूर्वानुमानों में भारत में 24-25 में विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो यह 7% रहने का अनुमान है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है जेपीएससी प्री में एक बार अभी पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं।
भारत में 24-25 में विकास दर कितने प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान एशियाई विकास बैंक द्वारा जुलाई 2024 में किया गया है? तो एशियाई विकास बैंक भी 7% बोला है। ठीक है, तो 7% ही रखेंगे, चाहे IMF का हो या एशियाई विकास बैंक, वो 7% पूर्वानुमान रखा है। भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। ये भी जेपीएससी मेंस में जेपीएससी मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेपीएससी मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जेपीएससी मेंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि ये वाला IMF के अनुसार जो कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, 7%। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट देखने को मिला था। अगला देखते हैं, बीपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसी कारण इसका डिस्कशन करना बहुत जरूरी था। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? तो महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है NTPC को, इरेडा को नहीं है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को नहीं है, ONGC विदेश लिमिटेड को नहीं है। महारत्न का जो है NTPC महारत्न कंपनी है। अगला देखते हैं, सेबी निम्नलिखित में से किस बाजार का एक नियामक निकाय है? तो सेबी जो है पूंजी बाजार का एक नियामक निकाय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेबी जो है किस बाजार का नियामक निकाय है? यह है पूंजी बाजार का नियामक निकाय है। अगला देखते हैं, बाजार पूंजीकरण MCAP की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी कंपनी जुलाई 2024 में कौन सी थी? तो जुलाई 2024 में भारत की सबसे बड़ी कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, MCAP की दृष्टि से। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 23-24 में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला उपक्रम कौन सा था? सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला उपक्रम है भारतीय स्टेट बैंक। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 23-24 में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला उपक्रम कौन था? स्टेट बैंक। व्यक्तिक आयकर की नई संरचना के तहत कर निर्धारण वर्ष 25-26 के लिए कितने रुपए तक की वार्षिक आय आयकर से मुक्त होगी? आयकर से मुक्त होगी 3 लाख रुपये। ठीक है, 25-26 के लिए कितने रुपए की वार्षिक आय कर मुक्त होगी? वो है 3 लाख रुपये। अगला देखते हैं, भारत के आगामी 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2024 में कहाँ होगा? तो नवंबर 2024 में आगामी फिल्म महोत्सव कहाँ होगा? तो ये होगा गोवा में। अगला देखते हैं, वित्तीय वर्ष 24-25 में केंद्र सरकार के 48 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कुल प्रस्तावित व्यय में पूंजीगत व्यय लगभग कितना प्रतिशत होगा? 24-25 में केंद्र सरकार के जो टोटल 48 लाख करोड़ रुपए का व्यय होना है, प्रस्तावित व्यय है, तो उसमें पूंजीगत व्यय कितना होगा? तो ये होगा 23%। 23% जो होगा पूंजीगत व्यय होगा। ठीक है, अगला जो पोर्शन है वो है समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। इसमें देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड दिए हुए हैं। तो नए आपराधिक कानून किस दिनांक से सारे देश में लागू हो गए? तो ये होगा 1 जुलाई 2024। निम्नलिखित क्रिकेट खिलाड़ियों पर विचार कीजिए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा। उपरोक्त में से किसने क्रिकेटरों ने ICC T20 विश्व कप 2024 जीतने के साथ ही क्रिकेट के T20 प्रारूप से संन्यास की घोषणा किया है? तो संन्यास से घोषणा किया है 1, 2, 3 तीनों ने ही, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा तीनों ने ही। अगला देखते हैं, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 भारत ने जीता। फाइनल मैच में भारत ने किस देश की टीम को हराया था? तो फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत ने किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को। अगला देखते हैं, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किन देशों की संयुक्त मेजबानी में हुआ? ये होगा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे संयुक्त रूप से। दक्षिण अफ्रीका ये जो ICC पुरुष T20 होगा, ये कहाँ हुआ था? USA में हुआ था ना, USA वेस्ट इंडीज संयुक्त रूप से। कहाँ? USA और वेस्ट इंडीज संयुक्त रूप से। इसी कारण सारे ऑप्शन देखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से गलती हुआ। तो ICC T20 विश्व कप 2024 प्रतियोगिता का आयोजन किन देशों में संयुक्त मेजबानी से हुआ है? ये हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज। अगला देखते हैं, ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज द्वारा 24 में आयोजित किया गया। इन टूर्नामेंट में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? कितनी टीम ने भाग लिया? टोटल 20 टीम ने भाग लिया टोटल। उर्सुला वान डेर लियोन का नाम समाचार सुर्खियों में रहा है क्योंकि वे जो है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष पुनर्नामांकित हुई है। उर्सुला वाल्डेन लियोन जो है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष नामांकित हुई है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डाई ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा रोशनी नाडार मल्होत्रा और SCL के अध्यक्ष है रोशनी नाडार मल्होत्रा को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। अगला देखते हैं, फ्रांस
फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली के लिए निम्नलिखित संपन्न चुनावों में किस गठबंधन को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई? तो सर्वाधिक सीट किसको मिला था? न्यू पॉपुलर फ्रंट को। न्यू पॉपुलर फ्रंट एनपीएफ को सर्वाधिक सीट मिला था फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली में। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ईरान का राष्ट्रपति चुना गया है? तो पेजकिशियन को ईरान का राष्ट्रपति चुना गया है। जुलाई 2024 में संपन्न यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किसे यूके का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? कीर स्टारमर लेकर गए। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित के बारे में नीदरलैंड के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? नीदरलैंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है सी, जो नीदरलैंड में सत्ता परिवर्तन पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट के 20 वर्ष के लंबे शासनकाल के बाद हुआ, ये कथन सही नहीं है। ये 14 वर्ष तक रहे थे शासन में। ये एक काफी एक वीडियो वायरल हुआ था मार्क रूट का। नीदरलैंड में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो ये चाबी अपने जो आगामी प्रधानमंत्री हैं उनको सौंपे और ये साइकिल से खुद से चला करके, ना कोई तामझाम ना कोई सिक्योरिटी, ये खुद वहां से प्रस्थान कर गए थे। ये वीडियो काफी वायरल हुआ था मार्क रूट का। ये 14 वर्ष लंबे शासन तक रहे और तो इस कारण ये स्टेटमेंट सही नहीं है। इसके अलावा जो सही है ये हम देख लेते हैं। डिक स्कूप को नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। डिक स्कूप को जो नीदरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। डिक स्कूप जो है नीदरलैंड्स की एआईवीडे के प्रमुख रह चुके हैं। अगला, डिक स्कूप की कैबिनेट के लगभग आधे मंत्री गैर राजनीतिज्ञ हैं। डिक स्कूप नीदरलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से कौन सा राजनीतिक दल इस्लाम विरोधी विचारधारा का कट्टर समर्थक है? तो इस्लाम विरोधी विचारधारा का कट्टर समर्थक है फ्रीडम पार्टी। काफी चर्चा में रहा फ्रीडम पार्टी। इसके नेता कौन है? नाइल्डर्स जो हैं इसके विरोधी हैं, इस्लाम विरोधी इनको माना जाता है और ये शरण लेने वाले के लिए कठोरता से नियम बनाने की पर जो वकालत करते हैं। अगला देखते हैं, नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नाटो के संबंध में देखना है कि कौन सी सही है। तो नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल ने नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूट को नाटो का अपना महासचिव नियुक्त करने का निर्णय लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है और ये सही है। जो मार्क रूट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे वो नाटो के अगला महासचिव नियुक्त हुए हैं, ये सही है। मार्क रूट जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लेंगे, ये भी सही है। पहले नाटो के जो अध्यक्ष जो महासचिव कौन थे वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। मार्क रूट थे, अब उनका स्थान कौन लेगा? मार्क रूट 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के महासचिव का पद संभालेंगे, ये भी सही है। जेंस स्टोल्टेनबर्ग 10 वर्ष तक नाटो के महासचिव रहे हैं। स्टोल्टेनबर्ग 10 वर्ष तक नाटो के महासचिव रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, जुलाई 2024 में रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द एंड्रयू द स्पोर्टल से निम्नलिखित में से किसको सम्मानित किया गया? ये हमने चर्चा किया था, नरेंद्र मोदी जी को मिला है अपोस्टल। तो रशिया के पोस्टल बॉय हैं नरेंद्र मोदी जी। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच। अगला देखते हैं, 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद गठित 8 कैबिनेट समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद गठित 8 कैबिनेट समितियों में से किसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। एक मिनट, बी 1 और 3 के अध्यक्ष नहीं है। एक में कौन है? आवासीय और शहर आवास संबंधी कैबिनेट समिति के अध्यक्ष ये नहीं है और संसदीय मामलों संबंधी कैबिनेट के ये अध्यक्ष नहीं है। इसके अलावा कौशल रोजगार जीवन यापन समिति के हैं और निवेश एवं समृद्धि पर कैबिनेट समिति के ये अध्यक्ष हैं। तो आवास पर जो संबंधित कैबिनेट समिति है इसके अध्यक्ष कौन है? ये है अमित शाह। और संसदीय मामलों के समिति जो अध्यक्ष हैं ये है राजनाथ सिंह। ठीक है, तो आवासन वाले के हैं गृह मंत्री अमित शाह। गृह ऐसे भी आवास होता है ना, तो इस हिसाब से याद कर लीजिए। और संसदीय मामलों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? राजनाथ सिंह। बाकी निवेश समृद्धि पर कैबिनेट समिति के अध्यक्ष मोदी जी हैं और आवास ये कौशल रोजगार और जीवन यापन समिति के अध्यक्ष जो है ये नरेंद्र मोदी हैं। अगला देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के बारे में कौन सा कथन सही है?
तो यह है नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाती है तथा गृह मंत्री अमित शाह इसके एकमात्र सदस्य हैं। तो नियुक्ति समिति की अध्यक्षता मोदी जी की है, प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इसके एकमात्र अध्यक्ष कौन है? यह है गृह मंत्री अमित शाह। अगला देखते हैं, ये था 17 नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं 18, टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज, विंबलडन कार्लोस अल्कराज ने जीता है, BA विंबलडन अल्कराज, ठीक है। तो इस तरह से याद कर लेंगे, BA विंबलडन कौन जीता? अल्कराज जीता है। टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट विंबलडन 2024 की महिला एकल का खिताब कौन जीता है? महिला एकल का खिताब जीता है क्रिजिस्कोवा ने, महिला का क्रिजिस्कोवा ने, वोमेन का WC, ठीक है, क्रिजिस्कोवा या बारबोरा क्रिजिस्कोवा, ऐसे भी याद कर सकते हैं, बारबोरा क्रिजिस्कोवा। अच्छा, ये जो अल्कराज है, अल्कराज किसको हराया था? जोकोविच को, BAJ जोकोविच को जा कर दिया, बाय बाय, ठीक है। तो जोकोविच हार गए अल्कराज से और क्रिजिस्कोवा जीती है महिला एकल खिताब विंबलडन का, ठीक है। अगला देखते हैं, ये हो गया BK विंबलडन क्रिजिस्कोवा, वहाँ BA था विंबलडन अल्कराज, ठीक है। अगला देखते हैं, भाग मच्छर भाग अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भाग मच्छर भाग अभियान ये बृहत मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा लॉन्च किया गया है। तो BPSC इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य विपक्षी दल द्वारा शैडो कैबिनेट गठित किया गया है? शैडो कैबिनेट कहाँ गठित किया गया है? उड़ीसा में। अगला देखते हैं, उपरोक्त में से किस देश में निम्नलिखित देशों की शासन प्रणालियां पर विचार करें। तो ये विचार करना है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, उपरोक्त में से किस देश में शैडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल की संस्थानिक प्रणाली कार्यरत है? तो ये यूके में तो है ही। इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, UK, तो ये चारों में ही शैडो कैबिनेट है। UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में तो है ही, UK में है ही, कनाडा में भी है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे ऐसे भी याद थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK में था ही, कनाडा में भी है। तो इस तरह से यहाँ पर शैडो कैबिनेट मिल गया। बाल खाद्य गरीबी प्रारंभिक बचपन में पोषण अभाव रिपोर्ट 2024 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाल खाद्य गरीबी प्रारंभिक बचपन में पोषण अभाव रिपोर्ट 2024 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी की जाती है, तो ये सही नहीं है। बाल खाद्य गरीबी रिपोर्ट, पोषण अभाव रिपोर्ट 2024 ये UN द्वारा जारी नहीं की जाती है, बल्कि बाल खाद्य गरीबी को जीवन के प्रथम 5 वर्षों में पोषण की पौष्टिक और विविध आहार तक पहुंच और उपभोग करने में असमर्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ठीक है। तो ये सही है। बाल खाद्य गरीबी जीवन के प्रथम 5 वर्षों में बच्चों की पौष्टिक विविध आहार और उपभोग असमर्थता को परिभाषित करता है। निम्नलिखित राजनीतिज्ञों के नाम पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना है कि उपरोक्त में से कितने राजनीतिज्ञ लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर कार्यरत रहे हैं। राजीव गांधी ये लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे थे, वाजपेयी जी भी रहे थे, सोनिया गांधी तो रही ही है, श्री राहुल गांधी भी रहे हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा चारों। अगला देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के किस प्रतिभागी ने किसी प्रतिस्पर्धा में पहला पदक जीता है? तो मनु भाकर, हमने पहले भी चर्चा किया था, मनु भाकर, ठीक है। मनु भाकर क्या है, 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, फ्रांस, UK, USA, जर्मनी, इनमें से किस देश ने 3 या 3 से अधिक बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा 1, 2 और 3, फ्रांस, UK और USA, इन तीनों देशों ने 3 या 3 से अधिक बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया है, UK, फ्रांस और USA, ठीक है। अगला देखते हैं, अभी हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलने का संकल्प पारित किया गया है? तो राज्य का नाम संकल्प
ये राज्य का नाम बदलने का संकल्प पारित किया गया है केरला द्वारा, और इसको केरलम करने की सिफारिश की गई है, केरलम। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो डाकघर अधिनियम 2023 18 जून 2024 को आधिकारिक रूप से लागू हो गया। अगला देखते हैं, दूरसंचार अधिनियम 23-26-24 को आधिकारिक रूप से लागू हो गया, ये सही है। तीनों आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता, सुरक्षा संहिता और साक्ष्य संहिता 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो गए, तो ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर 1 और 3 सही है। ये जो है दूरसंचार अधिनियम 23-24 वाला, ये सही नहीं है। जो डाकघर अधिनियम वाला है, ये जो डाकघर अधिनियम 2023 से 18 जून 2024 को आधिकारिक रूप से लागू हुआ, और ये जो तीनों कानून है ये तो 1 जुलाई से लागू हुआ ही है, 1 जुलाई 2024 से। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब 1 और 3। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में वृद्धावस्था देखभाल चुनौतियों के प्रति तैयारी और प्रतिक्रिया की खोज रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। भारत में वृद्धावस्था देखभाल चुनौतियों के प्रति तैयारी और प्रतिक्रिया की खोज रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी की गई? तो ये जारी किया गया हेल्पेज इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में बुजुर्गों की देखभाल के संदर्भ में निम्नलिखित जुगमों पर विचार कीजिए। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2014, ये इस पर विचार करना है, क्या ये सही है? राष्ट्रीय वायुश्री योजना 2017, राष्ट्रीय वय वंदना योजना 2015, निम्नलिखित में से कितने जुग्म सही सुमेलित हैं? ये पूछ रहा है कि कौन से जुग्म सही सुमेलित हैं। तो ये केवल 2 जो हैं ये सही सुमेलित है। राष्ट्रीय वायुश्री योजना 2017 ये सुमेलित है, राष्ट्रीय वायुश्री योजना 2017 ये सुमेलित है। वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण एवं कल्याण का अधिनियम ये आया था 2007 में। ये कब आया था? 2007 में। और राष्ट्रीय वायुश्री योजना आया था 2017 में। राष्ट्रीय वायुश्री योजना आया था 2017 में। और वय वंदन योजना कब आया था? ये आप रिसर्च करके हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो ये तो दिया हुआ ही है, केवल 2 सही है। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रीय वायुश्री योजना 2017 और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2015, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। वय वंदना योजना कब हुआ था? 2015 में। ये हमें लग रहा था डेट कुछ और, मैं समझ गया था, तो 2015 ही है, तो वय वंदना योजना 2015 होगा ही, ये सही है। और राष्ट्रीय वायुश्री योजना कब हुआ था? 2017 में। और माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के कल्याण का जो ये था, ये 2007 में आया था। ठीक है, 2015-17, 15 हो गया वय वंदना और वायुश्री हो गया 2017। अगला देखते हैं, निम्नलिखित जुग्मों पर विचार कीजिए। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, विश्व आर्थिक मंच, ये देखना है कि इनमें से कितने जुग्म सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो वैश्विक जुग्मों पर विचार कीजिए। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के साथ दिया हुआ है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, ये तो सही है। खाद्य नीति रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान जारी करती है। लैंगिक अंतराल भी WEF जारी करता है, ये भी सही है। तो ये और ये तो सही हो गया। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ऐसा तो कोई रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता। आगे देखते हैं, वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2024, ये अंटार्कटिका है। वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2024 ये अंटार्कटिका है, तो ये सही है। तो 1, 2 और 4 ये सही है। ये वाला जो है ये मिलान सही नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट WHO, ये WHO नहीं जारी करता, बल्कि जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। जेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, JRI इसको जारी करता है। तो इस हिसाब से 3 जुग्म सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C, 31 का C हो जाएगा आंसर हमारा। WEF कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट अंटार्कटिका जारी करता है, और वैश्विक खाद्य रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। अगला देखते हैं, प्रेस्टर वक्र निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? प्रेस्टर वक्र जो है निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध को दर्शाता है? पहला देखते हैं, इसमें किसी देश की प्रति व्यक्ति आय तथा उसकी औसत जीवन प्रत्याशा। तो प्रेस्टर वक्र जो है ये तो प्रति व्यक्ति आय और औसत जीवन प्रत्याशा से ही संबंधित है। तो पहला ही हमारा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा, प्रेस्टर वक्र। देखिए, सैमुअल H. प्रेस्टन द्वारा ये प्रेस्टन वक्र को ग्राफ के रूप में
जारी किया गया था और ये प्रति व्यक्ति आय और उसके मतलब व्यक्ति के औसत जीवन प्रत्याशा के बीच के संबंध को दर्शाता है प्रेस्टर वक्र। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, समाचारों की सुर्खियों में रहे नागी और नकटी क्या है? तो नागी और नकटी जमुई जिला में है, ये पंछी अभ्यारण्य है, आर्द्रभूमि के रूप में इसको मान्यता मिला है। ठीक है, बिहार में है ये नागी नकटी। समाचारों की सुर्खियों में रहे पुष्पक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पुष्पक का संबंध है, यह पुनः प्रयोज प्रक्षेपण यान है जिसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण 23 जून 2024 को किया गया। पुष्पक क्या है? एक प्रक्षेपण यान है। पुष्पक क्या है? प्रक्षेपण यान है। ठीक है, अगला देखते हैं, तृष्णा मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तृष्णा मिशन के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो इसमें देखते हैं, यह इसरो द्वारा की गई एक पहल है। तृष्णा मिशन जो है इसरो द्वारा की गई एक पहल है, सही है। इसे उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट के रूप में जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन सही है, सॉरी ये भी ऑप्शन सही है। उच्च रिजोल्यूशन प्राकृतिक संसाधन आकलन के लिए थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट के रूप में इसे जाना जाता है। तृष्णा है, यह इसरो तथा फ्रांस की नेशनल स्पेस एजेंसी CNES की संयुक्त पहल है, ये भी सही है। इस मिशन से संबंधित उपग्रह को 761 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्यकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा चारों ऑप्शन इसमें सही हो गया। तो ये हमारा जो समसामयिकी वस्तुनिष्ठ का प्रश्न था 35 क्वेश्चन, इसमें हमने कवर कर लिया है। ठीक है, क्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन हमने उद्योग एवं बैंकिंग जगत से किया, 35 क्वेश्चन इधर करंट अफेयर्स में किया, और अभी हम इसमें भी लगभग ये 30 क्वेश्चन के आसपास है। तो ये इकोनॉमिक्स जो घटनाक्रम है उससे संबंधित ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, समाचारों की सुर्खियों में रही पोलावरम परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? पोलावरम परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वित्तीय कार्यवाही टास्क फोर्स FATF द्वारा जारी म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट 2024 में भारत को किस संवर्ग में रखा गया है? तो इसको रेगुलर फॉलोअप में रखा गया है। FATF द्वारा जारी म्यूचुअल इवोल्यूशन रिपोर्ट 2024 में भारत को किस संवर्ग में रखा गया? तो ये रेगुलर फॉलोअप में रखा गया है। FATF जो है 1989 ईस्वी में स्थापित एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह क्या करता है? धन शोधन या आतंकवादी या वित्तीयन इस तरह का जो गतिविधियां होती है और जो अन्य खतरे हैं, संकटग्रस्त अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली है, इसकी निगरानी करता है। भारत 2010 से इस संगठन का सदस्य है। भारत जो है FATF का सदस्य है 2010 से, और इस संगठन द्वारा जून 2024 में जारी रिपोर्ट में भारत को रेगुलर फॉलो अप संवर्ग की सूची में रखा गया है। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2024 के अनुसार मार्च 2024 के अंत में भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का जोखिम भारित अस्थियों से पूंजी पर्याप्तता अनुपात कितना था? यह है 16.8%। CRAR कितना था? 16.8%। अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2024 के अनुसार मार्च 24 के अंत में भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक का कॉमन इक्विटी टायर अनुपात कितना था? तो ये हो जाएगा 13.9%। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन BPSC नहीं पूछता है, या ना ही UPPCS भी पूछता है। ठीक है, तो बस एक नज़र सिर्फ हम रख लेंगे, मान लिया आ जाता है तो हम इसको टिक लगा सकें। तो ठीक है, CEIT कितना था? CETI 13.9%, और करार जो था CRAR 16.8%। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों संशासित क्षेत्रों के लिए अर्थोपाय अग्रिम की सीमा 1 जुलाई 2024 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये किया गया है 60,118 करोड़ रुपया। 60,118 करोड़ रुपया जो है बेच एंड मीन्स एडवांसेस की सीमा को बढ़ा दी गई है। ये क्वेश्चन ठीक है, पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, तो ये क्वेश्चन क्या था? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों के लिए जो अग्रिम जो एडवांसेस दी जाती है 1 जुलाई 2024 को बढ़ा दिया गया, और कितना कर दिया गया? 60,118 करोड़ रुपया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक न्यूनतम कर को स्तंभ 2 व्यवस्था के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, विश्व के अधिकांश विकसित एवं विकासशील देशों के बीच इस बारे में सहमति है कि बहुराष्ट्रीय उद्यमों को कम करने वाले देशों में जाने से रोका जाए। बहुराष्ट्रीय उद्यमों पर कर की न्यूनतम दर 15% है। तो देखिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, फिर से देखते हैं। वैश्विक न्यूनतम कर को स्तंभ 2 व्यवस्था के तौर पर जाना जाता है, तो ये सही है। न्यूनतम कर को स्तंभ 2 बोलते हैं इसको।
और विश्व के अधिकांश विकसित तथा विकासशील देशों के बीच इस बारे में सहमति है कि बहुराष्ट्रीय उद्यमों को कम करने वाले देशों में जाने से रोका जाए, ये भी सही है। और ये 15% का जो है बहुराष्ट्रीय उद्यमों पर कर का जो न्यूनतम दर कितना है, 15%, ये तो सही है ही। तो इस तरह से हमारा तीनों ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो यूनिसेफ के वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2022 के अनुसार 2030 तक 2.7 करोड़ से अधिक बच्चे मोटापा के शिकार होंगे। 2.7 करोड़ से अधिक बच्चे मोटापा के शिकार हो जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? यूनिसेफ का वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस रिपोर्ट। ठीक है। अगला है 2030 में विश्व के कुल मोटे बच्चों में भारत के मोटे बच्चों का हिस्सा जो है लगभग 20% होगा। ये 20% नहीं, ये 10% होगा। भारत का जो बच्चे का जो मोटापा का हिस्सा होगा वर्ल्ड वाइड, ये कितना हो जाएगा 2030 तक? 10%। तो इसमें आंसर हो जाएगा सिर्फ पहला। अगला देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 एवं 2023 के बीच जनरेटिव कृत्रिम मेधा AI से संबंधित खोज के पेटेंट प्राप्त करने में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 5वां। वर्ष 2014 और 23 के बीच में भारत में जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका 1350 पेटेंट हासिल किया गया है और 5वां स्थान पर है भारत। जबकि टोटल जो है 38,000 पेटेंट के साथ चाइना नंबर 1 पर है। दूसरा 6,000 पेटेंट के साथ USA है। अब देख रहे हैं चाइना कहाँ पर है। पेटेंट में AI पेटेंट में 38,000 पेटेंट हासिल किया है। कौन? चाइना। 23 और 24 के बीच की बात है सिर्फ ये। भारत 1350 पेटेंट हासिल किया है और इस तरह से भारत 5वें नंबर पर है। दूसरा नंबर पर USA है, पहला नंबर पे चाइना है। अगला देखते हैं। USA के बाद जानते कौन है? दक्षिणी कोरिया है, जो 4,000 पेटेंट, हमसे ज़्यादा। हमारा तो 1350 पेटेंट है। दक्षिणी कोरिया का 4,000 पेटेंट है। जापान चौथा नंबर पर है 3400 के साथ। अगला देखते हैं। विशेष जमा योजना SDS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो इसमें यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 1975 को लॉन्च की गई। SDS ये सही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की निधियां इस योजना में जमा है, ये भी सही है। 30 जून 2003 के बाद इस योजना में कोई नया निवेश अनुमन्य नहीं है, ये भी सही है। योजना में अधिशेष निधियों पर देय ब्याज बाजार नियंत्रित है, तो ये सही नहीं है। ठीक है। अगला देखते हैं। 8 से 9 जुलाई 2024 को मॉस्को में संपन्न भारत रूस द्विपक्षीय शिखर वार्ताओं में भारत रूस के बीच व्यापार को वर्ष 2030 तक बढ़ाकर कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये तो $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया। अभी कितना है? $65 अरब। इसको 2030 तक $100 अरब करने का लक्ष्य रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है? भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन है? विंझगम इंटरनेशनल बंदरगाह। विंझगम इंटरनेशनल बंदरगाह जो है निजी क्षेत्र का, अडानी का है ये, है ना। और ये भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है, अडानी का है ये। वित्त वर्ष 23-24 में भारत का आंतरिक रक्षा उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत रहा? 2023-24 में भारत का आंतरिक रक्षा उत्पादन कितना रहा? 1,27,000 करोड़ रुपये का भारत का आंतरिक रक्षा उत्पादन रहा, 1,27,000 करोड़। वित्त वर्ष 23-24 में भारत के पण्य निर्यात में किस राज्य का हिस्सा सर्वाधिक था? तो ये जो है गुजरात का हिस्सा सर्वाधिक रहा पण्य निर्यात में। मर्केंटाइज एक्सपोर्ट में कितना जो गुजरात है ये सबसे एक रहा, सबसे नंबर 1 हुआ। इसमें 30.7% जो जितना भी निर्यात हुआ इसमें 30.7% योगदान किसका है? गुजरात का है। ठीक है। दूसरा नंबर पर 15.4% के साथ महाराष्ट्र है। समन्वित ग्रामीण विकास मिशन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उप मिशन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और भी बढ़िया है जब आप इसको मेंशन करेंगे, एग्जाम में आप लिखेंगे। ठीक है। और ऐसे देखते हैं तो समन्वित बागवानी विकास मिशन का निम्नलिखित में से कौन सा एक उप मिशन है? तो उप मिशन कौन है? यह है राष्ट्रीय बागवानी मिशन उप मिशन है, और पूर्वोत्तर एवं हिमालय राज्यों के लिए बागवानी मिशन ये उप मिशन है। राष्ट्रीय आय मिशन नहीं है और राष्ट्रीय जैविक बागवानी मिशन नहीं है। ठीक है। समन्वित बागवानी में आपको बागवानी मिशन आ जाएगा, NHM नेशनल बागवानी मिशन, और दूसरा हो जाएगा पूर्वोत्तर हिमालय राज्य के लिए बागवानी मिशन। अगला देखते हैं। महिला मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियां अर्थात आशा
की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है? तो आशा की नियुक्ति की गई है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत। आशा की नियुक्ति किसके तहत की गई है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत। लाडला भाई योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लाडला भाई के बारे में क्या सही नहीं है? यह योजना महाराष्ट्र राज्य की घोषणा की गई है, तो ये सही है। महाराष्ट्र राज्य के 12वीं कक्षा के ऊपर के विद्यार्थियों के लिए ये भी सही है। यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए है जो 12वीं कक्षा या उससे ऊपर के कक्षा उत्तीर्ण करके किसी कारखाने में अप्रेंटिस करेंगे, ये भी सही है। बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपये माह का अनुदान मिलेगा, तो ये नहीं है, बल्कि कितना मिलेगा? ये अलग अलग है। 12वीं पास वालों को मिलेगा 6,000 रुपये प्रतिमाह, डिप्लोमा वाले को 8,000 रुपये और स्नातक वाले को 10,000 रुपये प्रतिमाह। ये यहाँ पे बेरोजगार युवाओं को अनुदान मिलेगा लाडला भाई योजना के तहत। ठीक है, तो लाडला भाई कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, 12वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों के लिए है। कोको बीन्स का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कोको बीन्स का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है कोटो डी आइवरी कोस्ट और घाना। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 4 निम्नलिखित में से किस निकाय द्वारा जारी किया गया? ये नीति आयोग होगा। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक नीति आयोग जारी करता है। अगला देखते हैं, ये चौथा संस्करण था। ठीक है, तो 4 इसी कारण लिखा गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4 के संदर्भ में सतत विकास लक्ष्यों में उपलब्धि के आधार पर विभिन्न संवर्गों में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इन संवर्गों में शामिल है? कौन सा इन संवर्गों में शामिल है? तो आकांक्षी राज्य 0 से 49 स्कोर है, ये सही है। प्रदर्शन करने वाले राज्य 50 से 64 होते हैं, ये भी सही है। अग्रणी राज्य 65 से 99 और सफल राज्य 100। ठीक है, तो ये आकांक्षी राज्य 0 से 49 होंगे, प्रदर्शन करने वाले 50 से 64, अग्रणी राज्य 65 से 99 और सफल राज्य 100 का स्कोर धारित करेंगे, तो ये सभी सही है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात। उपरोक्त में से कितने राज्यों ने नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4 में सर्वाधिक स्कोर अर्जित किया है? सर्वाधिक स्कोर अर्जित किया है कौन? केवल 2। कौन कौन? उत्तराखंड और केरला। उत्तराखंड और केरला देख लेते हैं इसमें क्या है। केरल और उत्तराखंड जो है 79 स्कोर के साथ दोनों पहला नंबर पर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 4 में देश के सभी राज्यों में सबसे निचले स्थान पर है? सबसे निचले स्थान पर कौन होगा? ऑप्शन से आप छाट सकते हैं, ये होगा बिहार। एसडीजी में सबसे निचला स्कोर किसका है? बिहार का है। और इसका स्कोर झारखंड के, मतलब इस बिहार के बाद कौन होगा? झारखंड होगा। ठीक है, बिहार का जो स्कोर है कितना है? 57 और झारखंड का स्कोर है 62। सबसे नीचे किसका है? बिहार का है 57। 56 इंच मोदी का सीना और प्लस 1 इंच नीतीश कुमार जी का, तो इस तरह से हो गया 57 इंच, है ना। तो बिहार का जो एसडीजी स्कोर कितना है? 57। ये बस याद करने के लिए बोला इस, ठीक है, बस याद करने के लिए, को रिलेट करने के लिए ये हमने यहाँ पे ये 56 और 1 का बात किया, 57। ठीक है, इसे अदरवाइज ना लिया जाए। ठीक है, तो सबसे निचला स्थान बिहार का है, 57 स्कोर है एसडीजी में। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखते हैं, भारत का समग्र स्कोर एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 57 से सुधार कर एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 79 हो गया है। भारत का समग्र स्कोर देखें तो अब हो गया 79, पहले 57 था, जो जहां पर अभी बिहार है। तो 2018 में जहां पर भारत था वहां पर अभी बिहार है। 2024 में 79 जो है अभी हो गया भारत का इंडेक्स। और सतत विकास लक्ष्य 10 असमानताओं में कमी लाना, भारत का स्कोर एसडीजी इंडिया इंडेक्स में 71 से बढ़कर 65 के स्कोर पर आ गया है। तो समानता में 65 हो गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो इस हिसाब से ये दोनों सही है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 4 के संदर्भ में निम्नलिखित जुग्मों में से कौन सा जुग्म सही सुमेलित है? कौन सा जुग्म सही सुमेलित है? तो ये आकांक्षी राज्य बिहार, ये नहीं है, ये हमने देख लिया था ऑप्शन से ही। हमारा स्कोर अभी 57 है, तो ये 57 है, तो ये 50 से 64 वाले स्कोर में आएगा। 50 से 64 वाले स्कोर में, तो ये हमने क्या देखा था? 50 से 64 में ये प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। पहले आकांक्षी राज्य हुआ करता था, अब प्रदर्शन कर रहा है। फिर हम अग्रणी राज्य में जाएंगे, उसके बाद हम सफल राज्य बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आकांक्षी राज्य से बाहर निकल चुका है बिहार, अब ये प्रदर्शन करने वाले राज्य में है। उपलब्धि हासिल करने वाले राज्य में, उपलब्धि वाले में, तो ये हम देखते हैं, तो ये झारखंड सही है, इसका स्कोर कितना है? 62, तो ये सेकंड वाले में आ गया, उपलब्धि हासिल कर रहा है। ठीक है,
इसमें 65 है ना इसका स्कोर, 65 है, वही तो 62 रहेगा तब तो ये प्रदर्शन करने वाले में रहेगा। जो झारखंड का स्कोर है वो 65 है। और अग्रणी राज्य उत्तराखंड अग्रणी राज्य है, सफल राज्य केरला सफल राज्य है। तो इस हिसाब से जो हमारा आंसर हो गया, सॉरी सफल राज्य तो अभी कोई भी नहीं है। हालांकि जो शीर्ष स्तर पर केरला है, लेकिन सफल राज्य उसको नहीं कह सकते हैं। तो इस हिसाब से जो है आंसर हमारा सिर्फ हो जाएगा दूसरा और तीसरा। झारखंड जो है उपलब्धि हासिल करने वाला राज्य है, और अग्रणी राज्य हो गया उत्तराखंड। ठीक है, केरला को सफल राज्य अभी भी नहीं कह सकते हैं, हालांकि ये शीर्ष स्तर पर विद्यमान है। अगला देखते हैं, भारत सरकार वर्ष 2030 तक वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल निर्यात को बढ़ाकर कितने स्तर तक ले जाने के लक्ष्य तक कार्य करने की एक कार्य योजना पर कार्य कर रहा है। तो ये हो जाएगा 2000 बिलियन US डॉलर। भारत सरकार का जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय है, एक पंचवर्षीय कार्य योजना पर कार्य कर रहा है, जिसमें वर्ष 2030 तक भारत के वस्तु एवं सेवाओं का जो निर्यात है वो 1000 बिलियन डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य है 2030 तक। अगला देखते हैं, जुलाई 2024 के मध्य विश्व की किस दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी के विश्वव्यापी सॉफ्टवेयर में खराबी आ जाने से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप तथा दक्षिण एशिया के देशों में अनेक सेवाओं का परिचालन लगभग ऊपर हो गया। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है दिग्गज कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट के क्राउड स्ट्राइक आया था, उसके कारण 19 जुलाई को इसमें खराबी आया और एकाएक बहुत सारा डिवाइस जो है काम करना बंद कर दिया। ठीक है, इसमें क्या है, नागरिक जो उड्डयन है, अस्पताल है, वित्तीय संस्थान है, ये सारे कामकाज ठप पड़ गए थे, माइक्रोसॉफ्ट में गड़बड़ी आई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों द्वारा किए गए एक शोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखते हैं, वर्ष 1980-81 एवं 2021-22 तक भारत की श्रम गुणवत्ता में औसतन 0.7% वार्षिक की वृद्धि हुई है। ये सही है, श्रम गुणवत्ता में 0.7% की वृद्धि हुई है। वर्ष 1980-81 से 99-2000 के बीच में भारत में श्रम गुणवत्ता की औसत वार्षिक वृद्धि 0.7% रही। ठीक है, 2001-11 से 21-22 के बीच में भारत में श्रम गुणवत्ता की औसत वार्षिक वृद्धि 0.6% रही। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। अगला देखते हैं, एग्रीवोल्टाइक्स के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। असत्य कौन सा है। खेतों की सिंचाई हेतु सौर संचालित नलकूपों की स्थापना करेगा। देखते हैं आगे, किसी भूमि की खेतीबाड़ी तथा फोटोवोल्टाइक विद्युत उत्पादन हेतु एक संयुक्त ये के साथ प्रयुक्त करना, ये सही होगा। इस पद्धति को सबसे पहले 2004 में जापान और जर्मनी द्वारा प्रयुक्त किया गया था, ये भी सही है। भारत में इस तकनीक को अपनाने की 14 फ्लाइट परियोजनाएं गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल में संचालित है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फोटोवोल्टाइक विद्युत उत्पादन हेतु एक जो खेतीबाड़ी होती है उसके संबंध में है, ना कि सौर संचालन के संबंध में। यहाँ पे ही लिखा हुआ है एग्रीवोल्टाइक्स, तो एग्रीवोल्टाइक्स में सौर संचालित नहीं होगा बल्कि फोटोवोल्टाइक होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, तो कौन सा सही नहीं है। तो सही यही नहीं था, जिसके हिसाब से हमारा ये तीनों आंसर सही हो जाता है। आयकर की नई प्रणाली के अंतर्गत कर निर्धारण वर्ष 25-26 के लिए वेतनभोगी आयकर दाताओं की मानक कटौती की सीमा कितनी निर्धारित की गई है। तो ये हो जाएगा 75,000 रुपया हो जाएगा। करदाताओं की सीमा कितनी निर्धारित की गई है, 75,000 रुपया। आवधिक श्रम बल के अनुसार 22-23 में कुल श्रम बल में कितना हिस्सा कृषि और सहायक क्रियाओं में रोजगाररत है। तो कितना हिस्सा कृषि और श्रम बल का जो कितना प्रतिशत हिस्सा जो कृषि और सहायक क्रियाओं में रोजगाररत है, तो यह है 45.75%। ठीक है, 45.75%। अगला देखते हैं, वित्त वर्ष 24-25 के केंद्रीय बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन में सर्वाधिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस योजना के लिए की गई है। तो ये सर्वाधिक आवंटन किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। तो वित्त वर्ष 24-25 के केंद्रीय बजट में विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन में सर्वाधिक वृद्धि निम्नलिखित में से किस योजना के लिए किया गया है। केंद्रीय बजट में जो सर्वाधिक आवंटन किस योजना के लिए किया गया है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए। तो ये हमारा पूरा 30 क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव्स का, ये भी खत्म हो गया। तो इस तरह से हमने 25 जो था उद्योग व्यापार जगत का, और 30 क्वेश्चन के आसपास, 35 क्वेश्चन के आसपास हमने ये समसामयिकी वाला किया, और ये अभी औद्योगिक वाला किया हमने, सॉरी ये
जो आशिकी कथा है इसमें हमने 30 क्वेश्चन का डिस्कस किया है। तो इस हिसाब से हमारा आराम से हम 90 क्वेश्चन, सॉरी ये कितना हो जाएगा 25 और ये 60 और 30, 90 क्वेश्चन, हाँ तो 90 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसी तरह से और भी जो होगा अगले मंथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिली होगी। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप रिवाइज करके एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।